नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग जो है एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज क्लास 11 के एनसीईआरटी से कर रहे थे। तो ये जो लॉज ऑफ मोशन में हमने लास्ट टर्न तक सीखा, फ्रिक्शन को हमने डिस्कस किया था बच्चों। अब नेक्स्ट आर्टिकल इसमें आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कुछ हिस्सा लॉज ऑफ मोशन में है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप देखेंगे रोटेशनल मोशन में लिंक करके वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन का कुछ हिस्सा जो है वो इसमें भी था, मोशन इन 2D में भी था। तो मोशन इन 2D मेनली वहाँ पर था। सर्कुलर मोशन का कुछ हिस्सा वहाँ हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और बचा हुआ हिस्सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर रोटेशन से इसको लिंक करेंगे। जो क्वांटिटीज़ हैं वो लिंक हो जाएंगी वहाँ पे रोटेशन में। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 10 लॉज ऑफ मोशन। बाकी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज के नाम से मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो सर्कुलर मोशन में एनसीईआरटी में पेज नंबर आप 104 ओपन कर सकते हैं। ये आर्टिकल है 5.10। वी हैव सीन इन चैप्टर 4 जो कि मोशन इन ए प्लेन था, उसे लिंक कर रहे हैं हम मोशन इन 2D से, दैट एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज v²/r, जिसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नाम दिया था। जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो इतना एक्सेलेरेशन वहाँ पर होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, द फोर्स F प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलेरेशन, उसको अगर स्मॉल f से हम दिखाएं, जब भी एक्सेलेरेशन है तो वो किसी फोर्स की वजह से है, तो वो फोर्स कितना है, F = ma फॉर्मूले से वो हो गया mv²/r। तो बच्चों यहाँ से ओरिजिनेट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम कहते हैं, और उसका अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों तरह के फोर्स हम पढ़ने वाले। m इज द मास ऑफ द बॉडी, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इसका नाम क्या है, इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा, उसके बिना ये मोशन इन ए सर्कल नहीं हो सकता है। फॉर ए स्टोन रोटेटेड इन ए सर्कल बाय ए स्ट्रिंग, जैसे कि बचपन में आप किया करते थे, आज भी कर सकते हो। पत्थर की जगह कोई पुराना सेल या सिक्का बांध के घुमा सकते हो, पेंसिल बांध के घुमा सकते हो। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। महसूस करके देखो, वो जो रस्सी है वो अपने आप को बाहर की तरफ खींचेगी, उससे आपकी उंगली में टेंशन आएगी, स्ट्रिंग खींचेगी। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, किसको चाहिए, तो वो जो सेल आपने बांधा है या पत्थर का टुकड़ा बांधा है रस्सी से, पत्थर को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो प्रोवाइड कर रही है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम दो तरह से इसको बोल सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन इन स्ट्रिंग, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, इज बैलेंस्ड बाय टेंशन इन स्ट्रिंग, ऐसा हम कह सकते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, अगर हम उसकी बात करें, इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट, वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्लैनेट को घूमने के लिए अराउंड द सन। Gm1 m2/r² = mv²/r, इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर ए कार टेकिंग ए सर्कुलर टर्न, जब भी चौराहे के चारों तरफ घूमना है, या रेसिंग ट्रैक है, मान लीजिए रेसिंग ट्रैक्स स्पेशल होती हैं, आपको पता है, तो बाहर की तरफ से ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं, अंदर की तरफ से दबी हुई होती हैं। ट्रेन में भी ऐसा होता है, कार में भी ऐसा होता है। और जहाँ ऐसा नहीं है, टू व्हीलर की बात करें तो हमें अपने आप को झुकाना होता है। जब हम टर्न लेते हैं तो हम थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट करते हैं वर्टिकल से। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट ड्यू टू सन, ये हमने बात की। फॉर ए कार टेकिंग ए सर्कुलर टर्न ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, अगर रोड में इंक्लाइनेशन नहीं है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फ्रिक्शन कम है तो कार स्किड कर जाएगी, स्लिप होकर बाहर की तरफ जाएगी, इसलिए हमें मोड़ पर स्पीड कम करनी पड़ती है। द सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए फ्लैट एंड बैंक्ड रोड, जो रोड झुकी हुई है उसको बोलते हैं बच्चों बैंक्ड रोड। गिव इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ मोशन, वो हमें समझना है। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड डिस्कस करेंगे पहले,
फिर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, फिर उसे डिस्कस करेंगे। तो फिगर 5.14 ए, अगर आप इसे देखें, ये कार है ए, फ्लैट रोड है, बैंक्ड रोड नहीं है, तो इसका वेट काम कर रहा है mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर ये सर्कुलर टर्न में घूम रही है तो फ्रिक्शन जो लगेगा टायर्स के बीच वो बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, या हम बोले रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ये फ्रिक्शन। 3 forces act on the car: the weight of the car mg, normal reaction n, frictional force f. As there is no acceleration in the vertical direction, तो हम कहेंगे n और mg एक दूसरे के बराबर हैं, n is equal to mg. The centripetal force required for circular motion is along the surface of the road and is provided by the component of the contact force between road and the car tires along the surface. This by definition is the frictional force. इसलिए हमने शुरू में कहा कि frictional force is equal to centripetal force. Note that जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं in the static friction, note that is the static friction क्या है, okay. इधर डिटेल रह गई हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर उधर चलते हैं। अगले पेज पे आ गया, इसलिए note that it is the static friction. Okay, it is the static friction with which provides the centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द कार मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल. तो हमने क्या किया, इक्वेशंस 5.14 5.16 को यूज़ किया, तो हमें रिजल्ट मिलता है. फ्रिक्शन को हमने रखा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन. म्यू एस एन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि होता है नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है. वो किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एस एन शुड बी mv²/r. तब बात बनेगी, कार घूम पाएगी. यानी v² जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू, वेलोसिटी कम होनी चाहिए, नहीं तो स्किड हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटेड है. एट द मोस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए तो नहीं मिलेगा. सो म्यू एस आर एन अपॉन एम, और यहाँ से आ गया इक्वल टू म्यू एस आर जी, क्योंकि म्यू एस जो था उसमें एन की जगह जब हमने एम जी रखा तो एम एम कट गया और जी यहाँ से बच गया, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार. यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मास पर डिपेंड नहीं कर रहा. दिस शोज दैट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ म्यू एस, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन सरफेसेस के बीच फिक्स है, एंड आर, व्हाट इज आर हियर, रेडियस जिसमें हम टर्न ले रहे हैं, सर्कुलर पाथ की रेडियस. तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और सर्कुलर पाथ की रेडियस अगर फिक्स है, देयर इज ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन द कार, मोशन ऑफ द कार पॉसिबल. उससे ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे स्किड कर जाएगी, उससे कम पर चला सकते हैं. नेमली वी मैक्स इज अंडरवुड ऑफ म्यू एस आर जी, यहीं से आ गया. v² में से स्क्वायर मैंने हटाया तो v इक्वल टू अंडरवुड ऑफ म्यू एस आर जी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए. तो r पर डिपेंड कर रहा है, g पर और म्यू एस पर. ये 3 फैक्टर है. सोच के देखिए, अगर ये कार की बजाय एरोप्लेन होता जिसे हवा में घूमना है तो क्या होता, जस्ट थिंक अबाउट. फिर हम बात करेंगे मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड. अगर रोड में झुकाव डाल दिया जाए, इसको बोलते हैं करवट. रोड एक साइड से उठी हुई है, दूसरी साइड से नीचे है, तो सिचुएशन क्या होगी, फोर्सेस कैसे काम करेंगे और कैसे ये बैलेंसिंग होगी, वो हम समझते हैं. फिर सॉल्व एग्जांपल अगले लेक्चर में लेंगे. We can reduce the contribution of friction to the circular motion of the car if the road is banked. फिगर 5.14b में देखिए, अभी क्या हुआ, mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा फ्रिक्शन को कंट्रीब्यूट कर रहा है.
एन कॉस थीटा से एम जी बैलेंस हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो या तो हम एम जी के कंपोनेंट्स कर दें या तो हम एन के, यहाँ पर एन के कंपोनेंट्स करके समझाया गया है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन एन है उसका वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा वो बैलेंस करेगा एम जी को, और जो एन साइन थीटा है वो फ्रिक्शन को कंट्रीब्यूट करेगा। तो एन कॉस थीटा हो गया एम जी प्लस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन के भी हमने कंपोनेंट कर लिए। इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ वाला एंगल ये 90 माइनस थीटा होगा। तो एफ का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा एफ साइन थीटा, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा एफ कॉस थीटा। तो फोर्सेस बैलेंस करके जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। द सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एन एंड एफ। तो हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स इधर लगना है, एक्सेलरेशन इधर है कार का। तो वो किससे बैलेंस हो रहा है? एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा से बैलेंस हो रहा है। बट एफ जो है फ्रिक्शनल फोर्स वो लेस देन म्यू एस, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन है। दस टू ऑब्टेन वी मैक्स निकालने के लिए हम एफ को एट द मोस्ट म्यू एस एन रख देते हैं। तो इक्वेशन 5.19 5.20 जो है वो बन जाएंगे एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस टाइम्स एन साइन थीटा। और यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मिलेगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से वेलोसिटी तो निकालेंगे सी एम वी मैक्स। हमें पता है कैपिटल एन कितना हो गया, कैपिटल एन है एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ये कैपिटल एन की वैल्यू में उठाकर यहाँ रख देते हैं। कैपिटल एन हमने प्रीवियस इक्वेशन से निकाला है, तो हमें मिलता है एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ से वी मैक्स हम निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। बच्चों ये आपको लिख कर देखना है, कॉपी में लिख कर देखिए इसको, इक्वेशन लिख कर। और ये बहुत ही फिर काम का फॉर्मूला है वी मैक्स का, जैसे पहले निकाला था स्ट्रेट लेवल रोड पे था, ये बैंक रोड पर है। आर जी टाइम वहाँ था अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, यहाँ पर है आर जी टाइम्स म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा की पावर हाफ, उसका अंडर रूट। कंपेयरिंग दिस विद इक्वेशन 5.18 वी सी दैट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड इज ग्रेटर, बच्चों उससे ज़्यादा है देन दैट ऑन फ्लैट रोड। इसीलिए रेसिंग ट्रैक्स पर जो रेसिंग ट्रैक्स होती हैं उनको बैंक किया जाता है, बाहर की तरफ से उठा दिया जाता है। और म्यू एस इक्वल टू 0 अगर फ्रिक्शन 0 भी हो जाए तो वी 0 जो है वो आर जी टेन थीटा अंडर रूट होगा। At this speed, frictional forces is not needed at all to provide the necessary centripetal force. तब भी कार नहीं फिसलेगी। Driving at this speed on a banked road will cause little wear and tear of the tires. समझ गए आप? फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा है इस स्पीड पर अगर गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है ये। जब टर्न ले रहे हैं आप इस स्पीड पे चला रहे हैं। द सेम इक्वेशन आल्सो टेल्स यू दैट फॉर v लेस देन v0 फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप द स्लोप, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इमेजिन कीजिए एक तगारी है, आपके पास एक कंचा है, बॉल है, आपने उस बॉल को उसमें घुमाया। मौत का कुआं होता है ना बच्चों, मौत का कुआं, उसका कंसेप्ट भी यही है, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें। तो कंचे को घुमाया, अगर कंचे की स्पीड एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा होगी तो कंचा लार्जर रेडियस के पाथ में जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और अगर एक सर्टेन स्पीड से कम होगी तो स्मॉलर रेडियस के पाथ में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, वही समझाया है। तो फ्रिक्शन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, एक मिनिमम स्पीड से कम नहीं हो सकती, एक मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। कार की स्पीड नहीं होनी चाहिए टू रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ टायर्स, नहीं तो फ्रिक्शन लगेगा टायर घिसेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप द स्लोप एंड दैट ए कार कैन बी पार्क्ड ओनली इफ टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस। तो बच्चों ये था एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लैरिटी आएगी। इस लेक्चर में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं। आप पहले इसको हजम करो, प्रैक्टिकली इसको समझ कर देखो कैसे मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, जो मैंने एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकली घर में उसे करके देखो। फिर मिलते हैं।